नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। 16 अगस्त से पूरे बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल पर हैं और उसमें से कुछ लोगों ने यद्यपि ज्वाइन कर लिया है। जो अखबारों की न्यूज़ है उसके हिसाब से करीब 400 साढ़े 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है निदेशालय ने। अभी भी कुछ लड़के संभवतः 4 या 5 हज़ार बताया जा रहा है जो हड़ताल पर है और कुछ लोग शायद आमरण अनशन पर भी हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है हड़ताली कर्मियों के विरुद्ध क्या वो निर्णय लेती है, कौन सा स्टेप उठाती है, कथित डिसिप्लिनरी स्टेप उठाती है, क्या उठाती है, दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव, वो उनका काम है। मैं इससे इतर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे आज बात करना चाहता हूँ। विशेष सर्वेक्षण का काम 2012 में शुरू हुआ था, आप सब लोग को मालूम है। 2011 में यह कानून बना, 2012 में इसके लिए नियमावली बनी, फिर टेक्निकल रूल्स बना। चूँकि यह सर्वेक्षण, मैंने कई प्लेटफॉर्म पर कहा है कि यह सर्वेक्षण दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेक्षण था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये पटरी से बिल्कुल उतर चुका है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी कार्य को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए सिर्फ तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता है। क्योंकि अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम होता, उसमें इंटेंशन और कमिटमेंट का कोई स्थान नहीं होता, तो देश में और इस राज्य में भी जितने पुल बन रहे हैं, जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो ब्रिटिश के टाइम की टेक्नोलॉजी से काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बेहतर है। बावजूद इसके रोज़ पुलिया गिरते हैं। अगवानी पर्वता 3 बार गिर गया। नई नई बिल्डिंगें 5 साल 7 साल में धराशायी हो जाती हैं। इस बार जो बारिश हुई उसमें सड़कें ख़त्म हो गई, नाले बह गए, एयरपोर्ट्स गिरने की, एयरपोर्ट की से पानी गिरने की। नया जो विधानसभा कई 100 करोड़ का बना है, उसमें आपने देखा कि कैसे झरझर झरना बह रहा था। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से सिर्फ काम नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के साथ नियत और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, जो यहाँ बिल्कुल अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इट इज़ कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस, वो बिल्कुल नदारत है। अगर नदारत नहीं होता तो 2012 से जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, यह 13 वर्ष हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसमें जो हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, उसका क्या फलाफल हुआ? मैं अभी जो सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल पर हैं, ये देखना सरकार का काम है कि उनकी मांगों पर वो विचार करती है, नहीं करती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फलाफल क्या हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। पहली चीज़ ये कि इस सर्वेक्षण कर्मी जो ऑपरेशन है, सर्वे ऑपरेशन है, ये ऑलरेडी सरकार के बैकसीट में जा चुका है। मुझको याद है किसी टीवी चैनल, संभवतः न्यूज़ 24 पर या किसी पर मुझको पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने उस पर कहा था, और वो तकरीबन 1 साल हो गए, मैंने कहा था कि आप लिख करके रख लीजिए कि ये सर्वेक्षण का काम वैसे ही फ्लॉप होगा जैसे बिहार में इसके पहले खाता पुस्तिका निर्माण का कार्य हुआ, चकबंदी का कार्य हुआ, भूहदबंदी का भी मोटे तौर पर वही हस्र हुआ, भूदान यज्ञ का वही हुआ। ये सारे काम जो फ्लॉप कर रहे हैं, उसके मुख्य रूप से 3 ही कारण हैं। उन कारणों को बता के मैं अभी आऊँगा कि ये जो सर्वेक्षण कर्मियों को टर्मिनेट किया गया, उसके बाद जो माहौल बना है, इसके कारण ये चल रहे सर्वेक्षण कर्मी का या सर्वेक्षण एज सच का, ये सर्वे ऑपरेशन का क्या हस्र होने वाला है, इसका क्या भविष्य है। 3 जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है किसी भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए, उसमें पहला है टाइम फ्रेम, कि कोई काम किसी रिजनेबल टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बिहार सरकार में एक बीमारी है, अब तो ये बीमारी देश में भी लग गई। कोई काम जब शुरू करेगा तो पहला तो वो टाइम फ्रेम इतना कम देगा जो अनरिजनेबल रहता है, और उसमें हो नहीं पाता, फिर उसको बढ़ाते 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 बिल्कुल उसको डाइल्यूट कर देता। आपने देखा ऐसा यार, अनरिजनेबल टाइम फ्रेम था, परिणाम सबके सामने है। चुनाव आयोग की भद पिट रही है और अब इतनी फजीहत हुई है, और इसके कारण जो सबसे ज़्यादा तनाव में आया है, सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है बीएलओ की। मेरी जानकारी में मैं कम से कम 5-7 लोगों को जानता हूं
जो बेचारे या तो आत्महत्या कर लिए या जिनका प्रेशर के कारण जिनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक वगैरह हो गया। तो पहला है टाइम फ्रेम, रीजनेबल टाइम फ्रेम में होना। दूसरा, क्लियर कट पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस की बात करता हूँ तो उसके लिए योग्य अधिकारियों को योग्य स्थान पर दिए जाने का मेरा मतलब है। अब पहला ये समझिए कि सर्वेक्षण का टाइम फ्रेम बिल्कुल बेपटरी हो चुका है, और अब तो ये बिल्कुल इसका हस्र भी वही होगा जो मैंने बताया कि जो चकबंदी का हो चुका है, वही असर इसका भी होगा। दूसरा, पॉलिटिकल विल। तो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार को लगा कि पॉलिटिकल विल है, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि इससे हमको चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जब किसी भी कार्य को, खास करके रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के काम को आप इलेक्शन के इशू से जोड़ देते हैं, अपने सीट से, अपनी पॉपुलैरिटी से, अपने चुनावी फायदे से जोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, और ये प्रदूषित हो गया। और तीसरा रहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस का, तो वो तो डे 1 से बर्बाद हो चुका था। पहले कलेक्टर्स को एडिशनल पावर दिए गए, तो कलेक्टर को तो कोई मतलब रहता नहीं है। उसको तो मैंने कितनी बार बोला कि उसको तो एक तो समझ नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। अलग अलग सर्विसेज के लोग आ गए, वो मलाईदार पदों पर बैठे रहे, तो उसको तो बेपटरी होना ही था। उसके बाद टॉप लेवल जो ब्यूरोक्रेट्स थे मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, उन लोगों ने इसका रास्ता ढूंढा और शुरुआती दौर में प्रोमोटेड IAS अधिकारियों को दिया, जिसका 6 महीना साल भर नौकरी था। तो वो बेचारा क्या ऑपरेशन करेगा, क्या अपना पेंशन की तैयारी करेगा। उसके बाद से फिर अब और डाइल्यूट हो गया, और अब बेसिकली सर्वेक्षण कार्यालय को कलेक्टर के मातहत ला दिया गया। अभी राजस्व भू अभियान चल रहा है, जिसमें सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को DM के मातहत लाया गया। मैंने कई बार कहा है, आप सोच करके देखिए, सर्वेक्षण का जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर से कम 5 से 7 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी उससे सीनियर है। कई बंदोबस्त पदाधिकारी जिलों के कलेक्टर से सीनियर है। अब ये कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया गया मुझे नहीं मालूम, किसके कहने पर किया गया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये अत्यंत दुखद भी है, डिमोरलाइजिंग भी है, और इसका फेल होना तय था, क्योंकि प्रशासन में स्पष्ट हायरार्की होती है। इसके कारण इसकी दुर्गति हुई। अब आइए, जो सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और इन पर जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है। मैं न सरकार में हूँ न किसी दल में हूँ, लेकिन मैं अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता रहता हूँ। मैं आपको आज एक और बात बता देता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम में 3 चीज हुआ है। पहला, कि सर्वेक्षण के सारे कर्मी अब थॉरली डेमोरलाइज्ड हैं और वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, और बहुत लोगों ने ढूंढ भी लिया। मैं आपको बता सकता हूं कि 2012 से या उसके बाद भी जितने सर्वेक्षण कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें अधिकांश लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, इंजीनियरिंग से आए हैं, कुछ लोग डिग्री होल्डर भी हैं, और क्वालिफाइड बच्चे हैं। तो उसमें जिनको काबिलियत थी, जो कम्पीट कर पाए, वो या तो सरकारी नौकरी में चले गए, कुछ प्राइवेट फर्म्स में चले गए। कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं कि सर मेरा LNT में हो गया, कुछ लोग बताते हैं कि मेरा और किसी अडानी ग्रुप में हो गया, तो वो लोग सब चले गए। तो अब ये पूरा लॉट थॉरली डेमोरलाइज्ड है, और पहले से ज़्यादा तीव्र गति से, पहले से ज़्यादा शिद्दत से यह अब अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बचे हुए हैं अब, उसमें से जिसमें भी काबिलियत होगी वो डिस्परेट है और वो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोगों को तो टर्मिनेट भी कर दिया गया है, जैसा कि अखबारों में न्यूज़ छप रहा है। तो ये इसका पहला हसर तो ये होगा कि जो पूरा वर्कफोर्स बना था, जो इतना दिन तक काम किया था, और शुरुआती दौर में लोगों ने बड़ी मेहनत और शिद्दत से काम भी किया था, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ, तो ये डिमोरलाइज्ड है और अब ये छोड़ के चला जाएगा। मुझको लगता है 1 साल 2 साल 3 साल होते होते, जिसमें अभी ये जो पूरा वर्कफोर्स है सर्वेक्षण कर्मियों का, इसमें 70-80% या तो सरकारी नौकरियों में चले जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जलालत, यहाँ का बिल्कुल अनफेवरेबल अनफ्रेंडली वर्किंग कंडीशंस जो है, उसको छोड़ करके लोग चला जाएगा। बच जाएंगे वही जो योग्यता के दृष्टिकोण से उतना काबिल नहीं होंगे, या जिनको कोई पारिवारिक कठिनाई होगी, जिनको बिहार में रहना जरूरी होगा। नंबर 2, अब ये पूरा सर्वेक्षण का ऑपरेशन पटरी से उतर चुका है। हम लोग आज सितंबर में बात कर रहे हैं, संभवतः 30 सितंबर के बाद इस राज्य में आचार संहिता लग जाएगा चुनाव का, तो उसके बाद ये सारा सर्वेक्षण का काम बेपटरी हो जाएगा, क्योंकि जिले का कलेक्टर इन सभी लोगों को चुनाव कार्य में लगा देगा। अभी से भी लगना शुरू हो गया, कई लोग SIR में, कई लोग और काम में लगे हुए हैं, तो ये सर्वेक्षण में लग जाएगा।
इसलिए पूरा सर्वेक्षण चला जाएगा बैकसीट में। तो ये दूसरा हश्र इसका ये होगा। तीसरा हश्र ये होगा कि जो नई सरकार अब आएगी, क्योंकि सरकार का जाना लगभग तय है, जो स्थिति मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, विशुद्ध मुख्यमंत्री बीमार और कमजोर मुख्यमंत्री के हाथों जितनी दुर्गति होनी थी इस राज्य की हो चुकी है। अब ये निर्णय राज्य की जनता को लेना है कि इसी दुर्गति, इसी गुर्बती और इसी अव्यवस्था के दृष्टिपथ जनता को रहना है या क्या करना। वो तो खैर जनता मालिक है, जनता जाने, लेकिन इस सरकार का जाना तय है और एटलीस्ट इस डिस्पेंसेशन का जाना तय है। तो जो नई सरकार आएगी उसके पास ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो इसको फिर से रीडिज़ाइन शायद किया जाए, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर वो जो आएगी सरकार अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि इसको पूरे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब बिल्कुल बेपटरी हो चुका है और इसको अब इस स्थिति में दोबारा सर्वेक्षण किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं बताता हूं कि इस राज्य में गवर्नेंस के कोलैप्स, खास करके लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैप्स होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण ये रहा कि देखिए, एक चीज याद रखें, किसी भी सरकार के बहुत ही पॉपुलर ढंग से काम करने, उसके स्कीम के सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने के पीछे एक कमिटेड, डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल उत्साहित ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप देखिएगा कि 90 से 95 के दौर में जब लालू जी आए, और मेरी इस संबंध में एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी रैंक के अधिकारी से बात हो रही थी, कुछ बहुत सीनियर आईएएस अधिकारियों से बात हो रही थी, बहुत सीनियर, मतलब 80-82 वगैरह बैच के। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आपको याद होगा, चूंकि हम 90 के आसपास हम जॉब में ही आए थे, 89 में, तो उन्होंने बताया कि 90 से 95 जब लालू जी के रेजीम में पोस्टिंग्स होती थी, उसमें 2-3 चीज का ख्याल रखा जाता था। पहला, सीनियरिटी का, किसी भी सूरत में कोई भी जूनियर अधिकारी किसी सीनियर का बॉस नहीं हो सकेगा। दूसरा, कोई लाख कह दे, 90 से 95 के दौर में लालू जी की रेजीम में काबिल अधिकारियों को काबिल अच्छे जगहों पर पोस्टिंग और मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस होता था। मुझको कुछ बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने, रिटायर्ड, बताया कि आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी को 90 से 95 के दौर में, 96 तक, इनफैक्ट पशुपालन घोटाले में फंसने से पहले तक, कि कोई इंटरवेंशन हुआ। इनफैक्ट उसके उलट वो कहते थे कि नहीं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा गड़बड़ कर रहा है। 97 के बाद जब लालू जी जेल गए, उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार आई, पूरा गवर्नेंस मुकुंद प्रसाद और लालू जी के दोनों साले के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ गया, और वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी शुरू हुई। अयोग्य लोग पैसा लेके पोस्टिंग करना, सीनियर जूनियर का ख्याल नहीं, ये पूरा फैब्रिक टूट गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 97-98 से 2005 तक आते आते पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक बिखर गया और सारी चीजें खत्म हो गई, सरकार की भद पिट गई। अब फिर आइए 2005 में, जब नीतीश कुमार आए, तो 2005 से 10 तक इतना शानदार पोस्टिंग की पॉलिसी थी, इतना शानदार गवर्नेंस का मॉडल था। हर ब्यूरोक्रेट को, हर सरकारी कर्मी, आप एक चीज समझिए कि पॉलिटिशियन को तो पता रहता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। जो गवर्नेंस में लोग रहते हैं, चाहे वो क्लर्क हो या ऑफिसर हो, उसके लिए मोटिवेशन का क्या कारण है? उसके लिए तो एक ही मोटिवेशन है कि उसके कैरियर ग्राफ में अगर 30-35 साल की नौकरी है तो उसको लगता है कि मैं 35वें साल फलाने जगह पर जाऊंगा, मैं इस लेवल पर जाऊं तो मुझे ये पद मिलेगा। यही उसके लिए मोटिवेशन है, और तो कोई खास मोटिवेशन है नहीं। तो 2005 से 10 तक ये बहुत काम चला, और उस दौर में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आए और बिल्कुल एक फ्रेमवर्क के तहत, पॉलिसी के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रही। और मुझको याद है कि 5 से 10 के बीच में एक आध अपवाद को अगर कहीं छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में इस तरह की घूसखोरी नहीं चलती थी। 10 के बाद जब नीतीश जी को मैंडेट मिला, उसके बाद इनके सर पर प्रधानमंत्री बनने का जो भूत सवार हुआ, वहाँ से गवर्नेंस का बर्बाद होना शुरू हुआ। और आपको मालूम है कैसे आरसीपी टैक्स की बात आई, अब तो डीके टैक्स, और न जाने अब तो इतने तरह के टैक्स हैं कि ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो टैक्स वाला सिस्टम है वो जीएसटी टाइप हो गया है। जैसे जीएसटी किसी को नहीं समझ में आता है, उसी टाइप से अब यह भी नहीं समझ में आता है कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पैसा देने के कारण हो रही है। ये किसी को कुछ नहीं समझना। तो जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम गड़बड़ाया,
2010, 12, 13 के बाद खासकर उसने बिहार की दुर्गति कर दी। तो मैं वही कह रहा था कि ये एक प्रमुख कारण रहा। अब आप सोच करके देखिए कि इस राज्य में चकबंदी का कोई सेंस है? क्यों नहीं ये डिसकंटिन्यू हो रहा है? क्यों लोग अनावश्यक रूप से परेशान हैं? मेरे पास कुछ ऑफिसर्स आते हैं कुछ मामले को लेके, जब कोई हाईकोर्ट चला जाता है तो कुछ एफिडेविट वगैरह बनवाने के लिए मेरे पास आते हैं, या किसी को कुछ और परेशानी होती है तो सराय मशवरा के लिए आते हैं। तो मैं पत्रों को देखता हूँ, स्थिति को देखता हूँ, मुझको लगता है कि ये पॉलिटिकल विल नहीं है सरकार में, कि अब देयर इज नो सेंस, कोई सेंस नहीं है चकबंदी का। आज तक डिसकंटिन्यू हुआ, क्यों? पॉलिटिकल विल नहीं और गवर्नेंस में साफ चीजें नहीं। ये भूदान यज्ञ क्यों चल रहा है? मेरे पास कुछ अधिकारी आए सलाह लेने के लिए, तो मैं देख करके दंग रह गया। एक आदमी लेके आया, पर वो अधिकारी लेके आया तो बताया कि सर इसमें क्या करना। उस पर्चा को देख के हम हैरान थे। एक ऐसी कोई छपा हुआ पर्चा, हाथ से कुछ लिखा, वो उससे कुछ लिखा, जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, और उस पर रिकॉर्ड खुल रहा, उस पर मुकदमा चल रहा है कि साहब भूदान का इसका जमीन है, ये डिस्पोजेस्ट हो गया है, तो उसको BLDR के तहत उसको दखल दिलाया जाए। क्यों नहीं समाप्त होना चाहिए? तो इसलिए नहीं समाप्त होना चाहिए कि हमारा एक आदमी चेयरमैन बन जाए, हमारा एक आदमी रिटायरमेंट के बाद उसको कहीं बैठाए हुए हैं उपकृत करते हुए। डज इट मेक एनी सेंस? ये समय था कि राजस्व में इन चीजों को सुधार किया जाता। बहरहाल मैं अभी फोकस इसलिए इस पर कर रहा हूं कि अब यह सर्वेक्षण का सत्यानाश हो चुका है। ये सारे मैं आज आपको फिर से एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, 80 to 90% सर्वेक्षण के कर्मी अब ये नौकरी छोड़कर जाएंगे, चाहे उसको प्राइवेट में लग जाए चाहे कहीं लग जाए। ये तो डिस्परेट है और डिस्परेट होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो नौकरी की अनसर्टेनिटी अलग, दूसरे बात जलालत अलग, और तीसरी कि वो किस दिन उनके तलवार पर जो सिर लटक रहा है कि वन फाइन मॉर्निंग दे वुड बी किक्ड आउट। मतलब इतनी खराब स्थिति तो प्राइवेट में भी नहीं रहती है। प्राइवेट में भी पिंक स्लिप दिया जाता है 1 महीने का, यहाँ तो वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अ पेपर, यू गेट अ लेटर एंड यू आर आउट। तो ये अनसर्टेनिटी है, तो ये सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि जिस दिन आचार संहिता लगेगा इसकी पूरी कहानी खत्म, और जो 2025 नवंबर में सरकार आएगी वह सरकार इसको, और मेरा सुझाव भी होगा कि इसको नए सिरे से किए जाने की आवश्यकता है। ये पूरा मेसअप हो चुका है और पूरे मशीनरी को राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्लीन करने की आवश्यकता है। अब देखें कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन क्या बनता है, वो तो समय ही बताएगा। और अगर मैं उतने दिन तक जिंदा रहा तो शायद मैं देख भी पाऊंगा कि क्या होगा। फिलहाल सर्वेक्षण के सत्यानाश की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। नमस्कार।